गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। और प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा कि साउंड अगर अच्छे से आ रहा है तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे आपके साथ। गुड मॉर्निंग शुभिका, गुड मॉर्निंग यश। प्लीज एक बार सब बच्चे ज्वाइन कर जाएं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे आपके साथ। कुछ बातें डिस्कशन करेंगे पहले अपने फास्ट टैग बैच के रिगार्डिंग, और फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। प्लीज एक बार आप सब मुझे कंफर्म करेंगे कि साउंड प्रॉपर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई वीडियो को लेकर कुछ भी इशू हो तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा एक बार। शुभिका, यश, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। आज हम अपना एडवांस अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक का लाइव बैच शुरू करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग आदर्श। और आई होप सबको अभी तक आवाज वगैरह को लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे सब बच्चों के मैसेज आ जाए, कंफर्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग यस, गुड मॉर्निंग बेटा। ऑल क्लियर यश, गुड, वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई होप आप सबके अटेम्प्ट कमिंग अटेम्प्ट ही होंगे। दिसंबर जो भी बच्चा देना चाह रहा है एग्जाम के वगैरह, तो ये अब ये बैच बेसिकली हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे कराने वाले हैं। एडवांस अकाउंट्स के कोर्स को पूरा कराया जाएगा, जिसके अंदर आपके पूरा रेगुलर कोर्स भी होगा, आपके मेन चैप्टर्स वगैरह सारे होंगे, और साथ साथ आपको एएस भी कराए जाएंगे। और एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, जो बुक काफी बच्चों के पास पहुंच चुकी है और कुछ बच्चों के पास पहुंचने वाली है, तो उनके पास जितना भी कंटेंट वहां पर दिया गया है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बेसिस पर उसको कवर करने वाले हैं। मतलब कि आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, और साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर होंगे। और उसके एएस के अंदर भी हम अपने तरफ से हमने अपनी रेगुलर बैचेस की बुक ही भेजी है, यानी कि आपको फास्ट ट्रैक के लिए अलग से कोई बुक बनाकर नहीं भेजी गई है कि फास्ट ट्रैक के 50 क्वेश्चन लेंगे उसी को कंप्लीट करेंगे। नहीं, हम अपना रेगुलर बैच की बुक जो होती है उसी को आपको भेज रहे हैं, ताकि आपके पास प्रैक्टिस का अच्छा खासा एक एरिया कवर हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स उसमें कंप्लीट हो सके। ठीक है बच्चों। आज कुछ भी स्टार्ट करें इससे पहले आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लेंगे, थोड़ा बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोर्स वगैरह कैसे है। बट मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है वो बच्चा मेरी तरफ से ऐसा है कि भाई जिसने पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडवांस अकाउंट्स पढ़ रखा है। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ रखा है तो भी उसके लिए हम ये अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में लेके चलेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी काम करेंगे। इस लाइव बैच का ये फायदा रहेगा कि आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो हमसे रेगुलर बेसिस पे पूछ भी सकते हैं, और इसके अंदर आप अपने टेस्ट वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है हमारी तरफ से आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस टेस्ट को कंप्लीट कर कर हमें मेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं, हम उसको चेक कर कर वापस आपको फॉरवर्ड करेंगे। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहूंगा आपको और उसके बाद अपने इसके बारे में बताऊंगा, तो प्लीज आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा अपने पास। लीजिएगा। सो बच्चों, ये हमारा एडवांस अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक बैच है। जिसके टाइमिंग्स क्या होंगे, वो रहेंगे आपके मॉर्निंग 8 to 10 AM में। उसके अलावा डेज जो हम रखने वाले हैं वो है हमारा मंडे टू सैटरडे, एक दिन आपको ऑफ दिया जाएगा, ताकि आप अपना कोर्स जो आपने पूरे हफ्ते में किया है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर इन केस अगर आपको लगता होगा कि सर मंडे टू सैटरडे ज़्यादा हो रहा है, हमें 2 दिन चाहिए रिवीजन के लिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको 2 दिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप 1 का फास्ट ट्रैक भी रिकॉर्ड किया था, उसको हमने मंडे टू फ्राइडे ही रखा हुआ था, तो इन केस जैसा कि आप लोग डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। आपके डाउट सपोर्ट के लिए, डाउट नंबर के लिए ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। इसके नंबर पे आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करना है मुझे, ताकि मैं आपको एक ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर सकूं, ताकि आपका कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी जो चीजें हमें प्रोवाइड करनी है अपनी तरफ से वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा सके।
कोई टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको इन केस ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग क्लास या फिर बाद में कोई भी दिक्कत आती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेंगी। मैं आपको नंबर टेक सपोर्ट का भी लिखवा देता हूँ ताकि इस तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। 99037557। ठीक है जी, ये नंबर भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या चाहिए इंफॉर्मेशन? क्लास एंड होने के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। वहां पर हाय, अपना नेम, सब्जेक्ट और अटेम्प्ट, आप कब अटेम्प्ट देने वाले हैं ये आपको बताना होगा। हाँ, एक चीज और बतानी होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर रीअपेयरिंग है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगे तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करने से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हमारी तरफ से जो मिलनी है वो आपको वहां पर प्रोवाइड होती रहेगी। वैसे तो हम अपनी तरफ से हर चीज़ प्रोवाइड करते हुए चलेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहती है, लेकिन फास्टैग बैच के लिए जो अलग से चीज़ें हुई होंगी वो आप सबके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपनी तरफ से अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन देकर फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। चीजें नोट करनी हो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। अगर आपको लगता है कि नोट करने का टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है तो इन दैट केस ये पूरी की पूरी शीट हम क्लास एंड होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप वहां से इसको बाद में नोट कर सकें। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। शुभिका, आपका कनेक्ट हुआ प्रॉपर अभी या नहीं हुआ है? किसी और बच्चे की कोई दिक्कत तो नहीं? अगर है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए ताकि फिर हम अपने आगे की बातों के बारे में बताना शुरू करें आपको। टेस्ट के रिगार्डिंग भी बता देता हूं मैं। टेस्ट आपका चैप्टर वाइज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा आपके फुल 3 MTPs अवेलेबल रहेंगे। चेकिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि आप हमें मेल कर दीजिए। कहां मेल करना होगा? सतिन त्यागी classes@gmail.com पे। और उसके अलावा दूसरा आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। जो दिक्कत वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वर्किंग फाइन नाउ। यस शुभिका, आई गेस मेरे ख्याल से आपने सेशन तो देखा लेकिन सेशन में दोबारा बैक करके एंटर करना पड़ता था, वो शायद आपने नहीं किया होगा, लेकिन अब सब कुछ फाइन है। गुड। सो चेकिंग वगैरह के लिए आपको ये सब पूरा पैटर्न रहेगा। शुभिका, मैंने कुछ बातें स्टार्टिंग में बताई हैं, कुछ नंबर्स वगैरह लिखवाए हैं। ये शीट मैं बाद में ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। ग्रुप के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपने नाम, सब्जेक्ट, अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट है या रीअपेयरिंग अटेम्प्ट में आपका दिसंबर 21 है या मई 22 है या नवंबर 22 है, जो भी है, क्योंकि इस बैच को हम किसी भी अटेम्प्ट के लिए देख सकते हैं। इन केस अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आती है बाद में तो हम उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे। सो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। सो चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं, 3 MTPs अवेलेबल हैं आपके लिए। और अगर आपको अपना टेस्ट चेक करवाना है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर। और सेल्फ असेसमेंट करनी है अगर आपको, तो हम आपके पास उसका सॉल्यूशन तो भेजेंगे ही ताकि आप उसकी सेल्फ असेसमेंट कर कर चेक कर सकें कि भाई आप पे कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने आए हैं। जो भी कमियां दिक्कत होती हैं उससे आप हमें क्लास के अंदर या फिर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर कर टाइमिंग लेकर आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात सबको क्लियर है? क्या हम आगे की बातें शुरू करें आपके साथ? कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी किसी को अगर है? 3 चीजें हमारी तरफ से चलेंगी, डाउट, दिक्कत, परेशानी। अगर कुछ भी हो तो आप बताएं जरूर, नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टली आप लिखें नो DDP, नो डाउट, नो दिक्कत, नो परेशानी। No doubt, no diक्कत, no परेशानी। 3 चीजें हमारी तरफ से चलेंगी, डाउट, दिक्कत, परेशानी। अगर कुछ भी हो तो आप बताएं जरूर, नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टली आप लिखें नो DDP, नो डाउट, नो दिक्कत, नो परेशानी। 3 चीजें हमारी तरफ से चलेंगी, डाउट, दिक्कत, परेशानी। अगर कुछ भी हो तो आप बताएं जरूर, नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टली आप लिखें नो DDP, नो डाउट, नो दिक्कत, नो परेशानी।
बोलना बच्चों, अदरवाइज फिर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना शुरू करूंगा अपने कोर्स के रिगार्डिंग। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जो पहली बार एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा? कौन कौन है ऐसा, प्लीज़ बताएंगे मुझे ज़रूर, क्योंकि आपके बारे में थोड़ा जान पाऊंगा तो मैं और डिटेल में सब्जेक्ट को लेके और डिस्कस करूंगा आप सबके साथ में। तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मैं बेटर वे में आप सबकी हेल्प कर पाऊँ। नो डीटीपी, गुड गुड गुड। हाँ जी, तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने अभी तक एक बार भी एडवांस अकाउंट नहीं पढ़ा है, या पहली बार पढ़ रहे हैं, या कुछ भी। जिसने पहली बार पढ़ रखा है वो बताए कि हाँ सर मैंने पढ़ रखा है, क्या दिक्कत थी, इस वजह से हमने फास्ट ट्रैक को ज्वाइन किया, या जो भी कुछ है आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जानना है आपके बारे में, ताकि मुझे पढ़ाने में, आपको समझाने में आसानी रहे, मेरा माइंड सेट उसी के अकॉर्डिंग काम करे कि भाई हमें इस तरह से चलना है, हमें उस तरह से चलना है। थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताएं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर हमने पहले पढ़ा हुआ है। सर स्टडीड ऑलमोस्ट 1 year ago ड्यू टू सम इशू, आई एम स्टार्टिंग अगेन फॉर दिसंबर 10। ओके यश, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ भाई, और बच्चों को कुछ आइडिया हो, कुछ बातें हो? बोलो जी बोलो। आई गेस अभी और किसी का रिप्लाई आया नहीं है। सो मैं कुछ बातें अपनी तरफ से शुरू करता हूँ, आप जैसे जैसे हो आप मुझे बता सकते हैं अपने बारे में भी, कि सर हमने ऐसे इसलिए किया, ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो मैं अब सीधा लेके चलता हूँ आपको अपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर। आप सब जानते हैं ना कि आपके आईसीआई का पेपर कितने मार्क्स का आएगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। और आईसीएआई की वेबसाइट से लेके चलते हैं आपको पहले। आईसीएआई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज वेटेज जो है हमारे कोर्स की, उसमें अपनी तरफ से मैं आपको बता दूं, उसके बाद तो सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी ही होंगी। आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो या जो भी कुछ है, तो हमें, हमारा काम है कि हम आपको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया जाए। ये लीजिए बेटा, इंटरमीडिएट कोर्स पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स। कंटेंट एरिया किस तरह से आपका, ये देखिएगा सेक्शन वाइज बना हुआ है बेटा। 20 से 26% आपका किस चीज का है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एरिया है। और आपके इस एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में आपको पता हो अगर, तो 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। AS4 5 7 9 14 17 18 19 20 22 24 26 29। तो करीबन 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें से एग्जाम के अंदर 5 से 6 पक्का आते हैं। 5 तो कंफर्म है ही हुए ही होंगे। 4 आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसके अंदर, और उसके अलावा 1 या 2 कवर हो जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर। अब आप 1 2 में से कितने करने वाले हैं, दोनों करने वाले हैं या फिर एक करने वाले हैं, या आप पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन की चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे पास एक सेक्शन है 33 से 38 मार्क्स का, कंपनी अकाउंट्स का, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये आता है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके अलावा आपके पास बायबैक और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ये पहला सेक्शन का ए पार्ट था। सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या है इसके अंदर? बी पार्ट है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के बारे में, अमलगमेशन के बारे में, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये आपके टोटल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो 6 टॉपिक बन जाते हैं, जो 33 से 38 मार्क्स के अंदर कवर होते हैं। हम अपना पहला टॉपिक आज इसी से शुरू करने वाले हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के साथ। एग्जाम के अंदर पिछले 7 अटेम्प्ट के अंदर 7 बार आया है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके बाद ये है हमारे पास 12 से 16% बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज, जिसके अंदर 12 से 16 मार्क्स है। 10 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स के बीच में आपका आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा किसका? बैंकिंग का। 5 मार्क्स में आएगा आपका एनबीएफसीज का।
उसके अलावा 25 से 30% का सेक्शन है जिसके अंदर दो बड़े टॉपिक हैं, एक है कंसोलिडेशन का और एक है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो ये वाला पैटर्न हमारा रहेगा जिसके अंदर हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हम अपने पास पहले पूरा चैप्टर वाइज पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम अपने एएस वाले सेक्शन पर जाने वाले हैं। अब आपके पास एग्जाम पेपर पैटर्न क्या रहता है, प्लीज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो उसके बेसिस पर पूरा डिटेल आपको दी जा रही है। ये एक फास्ट ट्रैक बेसिस पर ही चलेगी ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। ये शीट आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी तो आपको इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, नोटिंग वाला पार्ट जब जगेगा मैं आपको खुद बताऊंगा। अदरवाइज ये शीट जो जितनी भी मैं शीट डिस्कस करूंगा वो सारी की सारी आपके ग्रुप में आपको सेंड की जाएगी। तो एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो आपके 6 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी होगा, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं, 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5। अब क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी है वो एएस का क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 पार्ट्स होंगे, 5 मार्क्स ईच। और इधर बचे हुए क्वेश्चंस का बेटा क्या पैटर्न रहता है, ऐसा हो सकता है कि एक ही पार्ट आ जाए 20 मार्क्स में, या फिर 2 पार्ट आ जाए आपके 10 मार्क्स के अंदर, एक पार्ट आ जाए 15 का, एक आ जाए 5 का, एक पार्ट आ जाए 12 का, एक आ जाए 8 का, ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या होता है, आंसर एनी 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5। 5 पार्ट आएंगे लेकिन 4 करने होंगे, और वो 5 पार्ट के अंदर कुछ एएस के पार्ट भी होते हैं और वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं तो वो वहां से कवर किए जाएंगे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 5 में से 4 करने हैं। अब वो 4 आप कौन से पिक करते हैं वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है। पेपर जो आएगा वो हमेशा इजी होगा बट लेंदी होगा, ये पक्की बात है, इजी होगा और लेंदी जरूर होगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपके एएस वाले निकल के आए, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको इन्हें अलग से कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये शीट आपके पास आएगी, उसको बाद में नोट करना हो बाद में कर सकते हैं, वरना तो ये शीट को आप कभी भी ओपन करेंगे, लैपटॉप में आप देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, आराम से विजिबल रहेगी। जिस पैटर्न में यहां अवेलेबल है वैसे ही आपके पास अवेलेबल रहेगी पीडीएफ फॉर्म के अंदर। उसके अलावा बेटा आपको अपना 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देखो एक बड़ी सिंपल चीज है, मैं आप बड़ी बात बोलता हूं, यहां पर कम से कम 3 रिटन प्रैक्टिस चाहिए होती हैं। 3 रिटन प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने 3 बार क्वेश्चन को करा। अब पूरा कोर्स 3 बार रिवाइज करना इजी नहीं है, यहां से भी आपके पास टाइम बहुत ही कम होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो पहली रिवीजन से ही अपना अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा काम पहला क्या है, रिटन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, हमारी बुक से करेंगे, साथ साथ एमटीपी उसमें कवर हो जाएंगे। ऑल अटेम्प्ट 3 आवर्स ईच, अगर आपने 3 अटेम्प्ट एमटीपी अटेम्प्ट कर लिए तो समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम के लिए आपको एमटीपी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम की आदत छूट चुकी होती है। 5 महीने 6 महीने या फिर 1 साल से एग्जाम नहीं दिए, 2 साल से एग्जाम नहीं दिए तो आपको एग्जाम लिखने की आदत नहीं होती। तो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर्स का आपको अटेम्प्ट करना होगा, 3-3 घंटे वाले, वो 1-1 घंटे वाले नहीं, 3-3 घंटे वाले चाहिए। उसके अलावा रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, 3 ही चीजें हैं लाइफ में। रिटन प्रैक्टिस, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको हमेशा अपने पास रिटन प्रैक्टिस को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो समझिए आपके मार्क्स अपने आप ही कम हो गए। और एक हमारा मंत्र रहता है जी, ऑलवेज कंसीडर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज्यादा करने से अच्छा है कि कम करो लेकिन अच्छा करो। आपको अगर 80+ 90+ मार्क्स चाहिए तो आपके लिए क्वांटिटी मैटर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप क्वालिटी से लेके चलेंगे ना तो क्वांटिटी अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये शुरुआत में टाइम लगेगा। आप इस बैच के अंदर ही ये सीखेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 80+ 90+ से मार्क्स जरूर आए। नाउ आपका अटेम्प्ट कैसा करना है, पेपर पहले बता दे जाए। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है जी, अगर 100 मार्क्स 180 मिनट्स मिल रहे हैं, अगर वैसे देखा जाए तो मैं बोलूं तो आपको 195 मिनट्स मिलते हैं। 195 मिनट्स कैसे, 15 मिनट और रीडिंग टाइम भी तो मिलता है, उसको भी तो काउंट करो। लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं उसकी बात करूंगा। मैं तो 180 मिनट मान के चलने वाला हूं कि 180 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलता है, 1.8 मिनट। एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन टाइम कितना मिलेगा, 9 मिनट का।
10 मार्क्स के लिए 18 मिनट, 15 वाले के लिए 27 मिनट और 20 वाले के लिए 36 मिनट। तो आपने अपने जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है विद इन दिस टाइम फ्रेम करनी है। अगर आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम के अंदर पेपर इस टाइम लिमिट के बाद ही खत्म होगा। और टाइम के लिए सिर्फ 3 घंटे ही मिलने हैं, हर बच्चे को 3 घंटे मिलने हैं। जिसने अपनी प्रैक्टिस करते हुए इन चीजों का ध्यान दिया उसको दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझिए आपका पेपर 100% छूटने वाला है। तो वो क्वालिटी मेंटेन करनी है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्पीड स्लो नहीं करनी है। स्पीड स्लो करोगे तो पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है हमने। फर्स्ट एडिशनल 15 मिनट्स कैसे यूज करने हैं ध्यान से देखेंगे बहुत। स्टेप 1 क्या है आपके लिए? बस रीडिंग ऑफ किसकी करनी है बेटा? स्मॉल एंड इजी क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन इजी हो सकते हैं आपके लिए? 5 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले। रीड ओनली दीज क्वेश्चंस। बड़े मार्क्स वाले इग्नोर करने हैं। कौन से इग्नोर करने हैं? 15 से 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करना है। देखना भी नहीं उनकी तरफ, बिल्कुल नहीं देखना उनकी तरफ, चाहे कुछ भी हो जाए। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। 15 से 20 को जितना मन करे ना, आपका लालच करे कि ये कुछ चैप्टर तो उसको, ये क्या नाम है, ये क्वेश्चन तो उस चैप्टर से आ गया जो मैं बहुत अच्छे से करके आया हूं। अच्छी बात है आप करके आए होंगे, लेकिन सिर्फ पहले स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चन ही रीड आउट करने हैं, उससे पहले नहीं करने हैं। उसके बाद स्टेप 2 आपको क्या करना होगा? मार्क योर प्रेफरेंस ऑर्डर। भाई आपका कौन सा बेस्ट पेपर है वो आपको मार्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 में 1A आपका इंपॉर्टेंट था, आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा आपको, ये आप कर सकते हैं, आपको अच्छे से आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको लगता है 1 का D करना है तो 1 का D कर लीजिए। कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि अगर एक शुरू किया तो उसके सारे पार्ट्स एक साथ करने हैं, कोई जरूरत नहीं होती है ऐसी। क्वेश्चन 3 हमने कौन सा करना है? 4th का B हमें अच्छे से आता है तो 4th का B करेंगे। उसके बाद 4th क्वेश्चन 6 का C अच्छे से आता है और 5th में 2 का A हमें करने वाले हैं। तो करीबन ये आपका 25 से 30 मार्क्स का पेपर होगा, जो आपका पहला फर्स्ट 1 घंटा आपका पेपर आपका बिजी करवाएगा। तो पहले 1 घंटे का पेपर आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जितना बेस्ट आप देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये बात गारंटी है। और अगले 2 घंटे के अंदर फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 से 15 मार्क्स वाले। पहला 1 घंटा बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। 10 से 15 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो वाले रहेंगे। और हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर यूज फ्रेश पेज फॉर ईच क्वेश्चन और पार्ट। हमेशा जब भी कोई आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करें, नया पार्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? प्लीज यहां तक कोई बातें, कोई दिक्कत परेशानी, कोई बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपने पास आपको एक कोर्स का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बोलिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप अपना डाउट लिखकर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको अकॉर्डिंग टू टाइम उसी वक्त पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा पूरी। लीजिएगा, आप अपना डाउट मुझे लिख के भेज सकते हैं जब भी कोई डाउट आपको आता है। अभी फिलहाल कोर्स जो है वो 100 मार्क्स का है। पहले 2 बुक मिलेंगी आपको, कुछ बच्चों के पास बुक पहुंच चुकी हैं, कुछ के पास अभी पहुंचने वाली होंगी। तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक कितने मार्क्स की जी? 70 से 75 मार्क्स की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड बुक जो है आपकी 25 से 30 मार्क्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। हमारी रेगुलर क्लासेस जो लगती हैं वो लगती हैं 40 से 45 क्लासेस। अब ये 40 से 45 क्लासेस में हमारा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर तो हमारा ऑब्वियस सी बात है इससे जल्दी में हो जाएगा। हम अपने पास उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारा हम मैक्सिमम 20 to 25 क्लासेस के बीच में खत्म कर लेंगे। और उसके बाद की जो बाकी बचे क्लासेस हैं वो 10 से 12 क्लासेस के अंदर हमने इसका टारगेट रखा है। तो जो ओवरऑल ड्यूरेशन हमने फास्ट ट्रैक बैच के लिए रखा है वो 35 क्लासेस का रखा है। 35 क्लासेस के अंदर हमें कोर्स को खत्म करना होगा। हमने अभी ग्रुप 1 का बैच किया था रिकॉर्ड, उसके अंदर हमने 35 क्लासेस के अंदर ही उस फास्ट ट्रैक बैच को रिकॉर्ड किया था 2 घंटे वाली की। अच्छा, मैंने उसके अंदर एक चीज अच्छी ये की थी, और ये आप लोगों के लिए भी हो सकता है, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। हमने वहां पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर्स का पार्ट फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड किया। मैंने बच्चों को 2 ऑप्शन दिए कि भाई आपकी चॉइस है कि आप एडवांस अकाउंट्स को भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे चाहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे चाहते हैं, या हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेगुलर बैच के प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जो एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है।
जिसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना होता है। काफी बच्चों ने पहले पढ़ रखी होती है क्लासेस, लेकिन उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही वीक होते हैं। चैप्टर तो शायद अच्छे से आते हो कई बारी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें हमारा हाथ होता है टाइट। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं इन केस इन दैट केस आपको वो क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा जो कि हमने रेगुलर बैच के लिए रिकॉर्ड की हैं। और इवन 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 जो अभी हमने रेगुलर बैच रिकॉर्ड किया है, जो इवन मेरा परसों ही रेगुलर बैच खत्म हुआ है एडवांस अकाउंट्स का, उस वाले बैच की क्लासेस ही आपको दी जाएंगी, लेटेस्ट वाली। जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा हम कर सकेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आपके लिए अब आपका एग्जाम का सिलेबस हमें किस तरह से करना होगा, हम किस पैटर्न पे ऑलमोस्ट करने वाले हैं वो देख लीजिए। हमारी बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो रखा गया है वो किसका है? वो है आपका मिसलीनियस कंपनी अकाउंट्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने रखा है इस पे, क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करते हैं: ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, उसके अलावा बायबैक और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली इसके अंदर से, 10 मार्क्स में भी आया हुआ है। 7 टाइम्स आउट ऑफ 7, यानी कि 7 अटेम्प्ट में 7 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। बायबैक का क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स तक का आता है। इक्विटी शेयर का क्वेश्चन विद डिफरेंशियल राइट 5 मार्क्स में आता है। तो अगर देखा जाए तो आपका पहला ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। एक चीज आपको और दिखा दूं मैं, दीजिएगा एक बार, कुछ और बेटर चीज निकाल के लाता हूं आपके लिए। देखो बेटा एक बारी ध्यान से, ये अभी हमारी जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए बनी हुई थी लिस्ट, अभी हमने दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए बनाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर हर उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपके एग्जाम में आया। हम ऑल दो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन क्या नाम है करते हैं एग्जाम के अंदर भी और अपने कोर्स के अंदर भी। मिसलीनियस कंपनी अकाउंट्स 3 टॉपिक हैं: ईसॉप, बायबैक, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। और लिखा हुआ है कब कौन से अटेम्प्ट में कितनी कितनी बार आ चुका है। आप एक बार ईसॉप पे नजर डालिए, ईसॉप पे नजर डालिए, ये देखिए मई 18, नवंबर 18, जून 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21, और जुलाई में भी आ चुका है, क्योंकि जुलाई अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, तो ये जुलाई वाला है। उसके अलावा बायबैक मई 18, जून 19, नवंबर 19, जनवरी 21। सोचिए, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स 3 अटेम्प्ट में लगातार आया है, नवंबर 18 के बाद नवंबर 20, जनवरी 21, और इस बार भी आया था, जुलाई वाले में भी आया था। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की लिस्ट आपके लिए भी मिलेगी। आपकी ये जुलाई वाली है, मैंने अभी दिसंबर वाली लिस्ट बनानी है। जब तक ये आपका बैच एंड होगा तब तक आपके पास ये वाली लिस्ट आ चुकी होगी कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। फास्ट ट्रैक बैच में हम सारा का सारा रिवाइज करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज भी, क्वेश्चन वाइज भी, लेकिन आपके लिए लिस्ट अलग से बनेगी। इसके अलावा आपको हमारी बुक का कंटेंट में से एक चीज और दी जाएगी जो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, और अब तक बहुत सक्सेसफुल रह चुकी है ये चीज। हमारी तरफ से रहती है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। वो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 आपका अटेम्प्ट दिसंबर या फिर जो भी, अगर आप मई 22 देने वाले हैं बाद में, तो उसके लिए भी आपको अलग से लिस्ट मिलेगी। ये लिस्ट जुलाई वालों की थी, दिसंबर वालों की अलग आएगी, मई वालों की अलग आएगी। तो हर चैप्टर के टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, हम उनके रिगार्डिंग पूरे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जिस पैटर्न में ये क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं पैटर्न में ये क्वेश्चन करने भी होंगे, क्योंकि हम आपको जो अब बैच पे कराने वाले हैं वो इसी ऑर्डर में कराने भी वाले हैं। ठीक है जी, हर चैप्टर का डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। मिसलीनियस कंपनी अकाउंट्स, बैंकिंग कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, कंसोलिडेशन, उसके अलावा आपके पास है पार्टनरशिप, चैप्टर 7 एनबीएफसीज, और उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमने लास्ट टाइम अपनी तरफ से ये रखे थे कि भाई आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एएस हो सकते हैं, और 6 एएस में से करीबन 5 एएस ऐसे थे जो आपके इस बार के एग्जाम में आए थे। हमने अपने एग्जाम से 2 दिन पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज क्या कहते हैं आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर था, तो लास्ट नाइट उससे एक दिन पहले, यानी कि जब आप टेक्स्ट का पेपर देकर आते हैं, तो हमने अपनी तरफ से एडवांस अकाउंट्स की
स्टैंडर्ड्स का मैराथन लिया था 4 घंटे का, जिसके अंदर हमने जो जो एएसएम की तरफ से कोशिश करी कि ये एग्जाम के लिए करके जाओ, कल इंपॉर्टेंट है, और वो आया। ऐसा ही कुछ आपके लिए भी रहेगा जब आपका एग्जाम टाइम होगा। ठीक है जी। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जो जो फैसिलिटी आपको दी जाएगी इस फास्ट ट्रैक बैच के बाद, वो मैंने आपको बताई है। और अब हमारा कोर्स कंटेंट ये आपके सामने है, कौन सा कितने कितने मार्क्स में आने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। ठीक है, अब शुरू करेंगे अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का टाइम। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? गविता बेटा, ये कुछ दिन एक दो क्लासेस ओपन रहेगा, आप आराम से अटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ये एक्सेस बंद हो जाता है। फास्ट ट्रैक बैच का एक्सेस जो है, जो बच्चों ने रजिस्टर्ड हुआ है उन्हीं के पास होगा। आपके पास रेगुलर बैच का एक्सेस है तो वो आपको उसका मिल जाएगा। हाँ जी, प्लीज एक बार सब बच्चे मुझे बताएंगे यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, या फिर मैं अपनी बातें शुरू करूं? क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी बातें आपको बता दी हैं। आपके माइंड में कोई डाउट, दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करिए बेटा फिर शुरू, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, शुरू कर सकते हैं फिर अपनी क्लास को। आइए, सो बेटा बड़ा ही सिंपल तरीके से, सिंपल सिंपल बातों के साथ शुरू करेंगे आपके साथ। कुछ बातें आपको बताई जाएंगी बड़ी सिंपल तरीके से, हमने क्लास के अंदर पहले भी किया, मैं आपसे अभी भी करूंगा बातों को। मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा। चैप्टर का नाम है बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया भी, पिछले 7 अटेम्प्ट में 7 बार एग्जाम के अंदर आया है, और ये कहानी ना आप लोगों से बहुत जुड़ी हुई है। इस कहानी के अंदर आप सब लोग जो अपने सीए बन जाएंगे, देखो अभी आप सीए इंटर ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप अच्छी जगह करनी है ताकि आपको बाद में अच्छी जॉब मिल सके, और आपकी अच्छी जॉब के लिए आपको अपने सीए फाइनल के एग्जाम्स देने होंगे। जब आप अपने सीए फाइनल के एग्जाम्स दे देंगे तब तक आपकी इंटर्नशिप चल ही रही होगी, और उसी वक्त पर एक चीज होती है जैसे बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब जहां पर आपके लिए आईसीएआई अरेंजमेंट करेगा, जहां पर बहुत सारी कंपनीज आएंगी और आपको अपनी तरफ से जॉब ऑफर देंगी। जॉब ऑफर के लिए वो आपको क्या करेंगी, आपके सीवी, जो आपका बायोडाटा है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी अब तक आपने काम सीखा है, उसके रिगार्डिंग वो आपके सीवी के बेसिस पे पिक करेंगी कि भाई हाँ ये पर्सन मेरे काम का है, इसने वो काम कर रखा है जो हमें चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि आप जब फ्रेशर होते हैं, अगर जब सीए बनते हैं, तो आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता तो है, लेकिन वो इंटर्नशिप का काउंट होता है, वो सीए अकाउंट नहीं होता। तो इन दैट केस हम ये मानते हैं कि आपको एक जॉब ऑफर की जाएगी, और जब एक वो जॉब ऑफर की जाएगी तो उसका पैकेज क्या होना चाहिए। आप उसका पैकेज अपनी तरफ से अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, तो हर बच्चे ने अपना अपना अलग बताया। सर मुझे तो 10 लाख चाहिए, किसी ने 60 लाख मांगा, किसी ने 80 लाख मांगा, किसी ने 1 करोड़ मांगा। तो हर किसी का अपना अपना पैटर्न था। लेकिन उस आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट के अंदर हाईएस्ट पैकेज मैं आपको बताऊं तो आज तक गया है 72 लाख का, और कम भी जाते हैं, 6-6 लाख रुपए साल के भी जाते हैं, 50,000 रुपए महीने में भी जाते हैं। तो ये कैंपस प्लेसमेंट के अंदर कंपनीज कौन कौन सी मिलेंगी, रिलायंस भी है, एयरटेल भी आती है, सैमसंग भी आती है, इफ्को भी आती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। वहां पर आपका रिज्यूम सेलेक्ट किया जाएगा, आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक जॉब ऑफर दिया जाएगा। और मैं कहता हूं जी आपको एक जॉब मिली, कहाँ मिली,
अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको एक जॉब मिली, 15 लाख का पैकेज मिल गया, जिसमें प्लस 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए वो आपको यूएस से भी भेजने वाले हैं। कहां भेजने वाले हैं? यूएस भेजने वाले हैं। अब 3 महीने आप वहां जाएंगे तो आपको 3 महीने का सैलरी मिलेगी। यस, अभी भी सैलरी मिलेगी। 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए सैलरी मिलने वाली है। 3 महीने कंप्लीट होते हैं, आप वापस आते हैं, आपको एक दिन एक कॉल आता है। किस चीज का कॉल आया जी? 18 लाख रुपए की सैलरी का पैकेज आपको कॉल आया है कि जी आ जाओ हमारे पास, हम आपको 18 लाख का पैकेज देने को तैयार हैं। आप सब बच्चों के लिए सवाल है, प्लीज सब अच्छे आंसर भी करें, क्योंकि जब इंटरेक्शन रहेगा तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, कि मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। तो बेटा अभी 3 महीने हुए थे ट्रेनिंग करे हुए, 3 महीने उसके बाद आपको वापस आके काम करते करते भी हो गए हैं, 6 महीने टोटल आप काम कर चुके हो। आपको एक कॉल आता है कि भाई हम आपको अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हैं, 18 लाख रुपए का पैकेज है। तो बताओ, आप बच्चे बताओ, क्या आप जॉब छोड़कर अगली जॉब पे जाना चाहोगे, या ओल्ड जॉब जो चल रही थी एमएक्स वाली, अमेरिकन एक्सप्रेस वाली, उसी में कंटिन्यू करोगे? बोलिए बच्चों, अपनी तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए इस चीज के रिगार्डिंग, कि आप जाना चाहेंगे या जाना नहीं चाहेंगे। शुभिका ने बोला सर डेफिनेटली द न्यू ऑफर, ऑब्वियसली बात है सर, 18 लाख रुपए मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए अमाउंट बढ़ रहा है, 25,000 रुपए महीने की सैलरी बढ़ रही है। यस, आदर्श ने भी बोला यस सर ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, अच्छी सैलरी मिल रही है तो क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा बात बोलूं आपको, कुछ बॉन्ड्स वगैरह साइन होते हैं। अब बॉन्ड साइन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, फिर सोचना कि ये सिचुएशन आपके सामने भी आएगी प्रैक्टिकल लाइफ में। जब कंपनी आपको अपॉइंट करती है ना, तो कंपनी को इस चीज का पता होता है कि भाई ये जो लड़का या जो लड़की हमने हायर किया, कैंडिडेट हमने हायर किया, ये बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट है, हम इसे किसी भी हाल में जाने देना नहीं चाहते। तो ज्वाइनिंग के वक्त उसी वक्त पे कंपनीज क्या करती हैं, अपनी तरफ से एक बॉन्ड साइन करवाती हैं। बॉन्ड में क्या लिखा होता है कि भाई आज आप जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, अमेरिकन एक्सप्रेस वाला या कुछ भी है, कोई भी कंपनी है, वो आप ज्वाइन कर रहे हो और आप अगले 2 साल तक हमारी जॉब को नहीं छोड़ सकते। एक एग्रीमेंट बनवा लिया। अब इस वाले केस के अंदर क्या आप एग्रीमेंट को साइन करोगे या नहीं करोगे? अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया तो अगले 2 साल के लिए आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, आप जॉब को नहीं छोड़ सकते, छोड़ा तो पेनल्टी लगेगी वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें कंपनियां करती है कुछ एक ऐसे ऑफर्स देती है, जैसे आपको लालच आए, वो कहती है ज्वाइन करते वक्त ना हम आपको ना 5 लाख रुपए देंगे, ज्वाइनिंग बोनस, 5 लाख रुपए आप हमसे ज्वाइन करते ले लीजिए, लेकिन 2 साल जॉब नहीं छोड़नी है, 2 साल में अगर आपने जॉब छोड़ी तो हम आपसे 10 लाख वापस लेंगे। तो ये क्या है? ये तरीका है कि अपने एम्प्लॉय को जाने ना देना, बेस्ट एम्प्लॉय आपके पास ही आपके पास टिक जाए, लेकिन जिसने जाना है वो जाके रहता है। इस तरह की चीजों की वजह से वो रुकता नहीं है। ये प्रैक्टिकल आजकल का सिनेरियो है। अब आप एग्रीमेंट साइन कैसा कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब का बॉन्ड वाला साइन कर रहे हैं या फिर बिना बॉन्ड के साइन कर रहे हैं। अगर आप बॉन्ड के साइन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी 2 साल वाली। और अगर आप कहते हैं जी नहीं हम मैं बॉन्ड साइन नहीं करने वाला, रखना है रखो, नहीं रखना तो मैं किसी और जगह जा रहा हूं, मैं बॉन्ड साइन नहीं करूंगा। बात समझ में आती है? लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो 1999 से शुरू हुआ, अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ईसॉप्स देने का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कर देने का मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या देना चाहते हो? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। और कुछ नहीं है, एक्चुअली में शेयर्स हैं। लेकिन ये शेयर्स कब मिलेंगे? ये शेयर्स मिलेंगे जब आप एक टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर दोगे। मतलब आज आपने कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी को लगता है कि आप एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट हो कंपनी के लिए, जिसके ना रहने से कंपनी को बहुत नुकसान होगा, तो कंपनी ने आपको ना जाने देने के लिए क्या किया? अपनी तरफ से स्टॉक ऑप्शन का एक ऑफर दिया। यह ऑफर कंपलसरी नहीं होता,
कि आपने अगर ये ऑफर ले लिया तो उसके बाद आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ सकते हैं लेकिन फिर आपको शेयर नहीं मिलेंगे। अगर शेयर चाहिए तो आपको एक टाइम पीरियड जो कंपनी बताएगी उसको पूरा करना होगा। अगर आपने टाइम पीरियड पूरा नहीं करा तो इन दैट केस फिर आपको शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हमारा काम इस शेयर्स देने की अकाउंटिंग करने को ही करना है कि हमने इसकी अकाउंटिंग कैसे कंप्लीट करनी होगी, ये सारी की सारी बातें आपको इस टॉपिक के अंदर समझाई जाएंगी। ठीक है जी। सो बेसिकली यहां तक की बात ये है कि भाई कंपनी अपने बेस्ट एम्प्लॉय को क्या चाहती है देना, शेयर्स। अच्छा दे किस पे रही है, या तो फ्री दे सकती है या फिर कंसेशनल प्राइस पे दे सकती है। कंसेशनल प्राइस का मतलब सस्ते प्राइसेस पे दे सकती है। अब आपके सामने कुछ बातें बताऊंगा तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यहां से मैं पूरा शुरू करूंगा आपके साथ में, आप चाहें तो नोट अप कर सकते हैं या फिर ये शीट बाद में आ जाएगी तो आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि हम एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपना। बेटा 1 अप्रैल 2018 है लेट्स से, मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज। मैं हर कंपनी के एम्प्लॉय को अपनी तरफ से ईसॉप देना चाहता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स, मैं चाहता हूं कि मैं हर कंपनी के एम्प्लॉय को कितने शेयर्स दूं, 1000 शेयर्स दूं, यानी कि हर एम्प्लॉय को 1000 शेयर मिलने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल 1,00,000 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। कितने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 1,00,000 ऑप्शंस। सर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, सर बेटा शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, FB मतलब फेस वैल्यू। सर शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, बेटा शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 120 रुपए का, यानी कि अगर आप आज के दिन शेयर को खरीदते हैं तो 120 रुपए के रेट से मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी की एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कंपनी की कंडीशन है जी अगले 3 साल तक जॉब नहीं छोड़नी, 31 मार्च 21 तक अगर आप जॉब नहीं छोड़ते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इस पीरियड को, वेस्टिंग पीरियड। अगर आप अगले 3 साल तक जॉब नहीं छोड़ते हैं, 3 साल में कौन कौन से आ गए, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। अगर आप अगले 3 साल तक जॉब नहीं छोड़ते हैं तो यही शेयर आपको सिर्फ 30 रुपए देकर मिल जाएगा, सिर्फ 30 रुपए देना बस, और कुछ मत देना। लेकिन शेयर मिलेगा कब, शेयर मिलेगा 31 मार्च 21 के बाद। 31 मार्च 21 से लेकर आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम दिया जाएगा 12 महीने का टाइम। 12 महीने में आओ अपने शेयर लेके जाओ। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइजिंग पीरियड। एक होता है वेस्टिंग पीरियड, एक होता है एक्सरसाइजिंग पीरियड, जिसमें आप अपना जो ऑप्शन आपको दिया गया है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कितना रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए। अब इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट लग रहा है नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको इसका मेन बेनिफिट दिखाता हूं। इसका मेन बेनिफिट यह है कि 3 साल के बाद हो सकता है कि मार्केट प्राइस शायद 1000 रुपए पहुंच चुका हो। सर हमें तब कितने देने हैं, हमें तब भी बेटा अपनी तरफ से सिर्फ 30 रुपए ही देने हैं। हमें तब भी अपनी तरफ से सिर्फ कितने रुपए देने हैं, 30 रुपए देने हैं। हाँ मार्केट प्राइस 1000 रुपए पहुंच चुका है, अब आपको 120 वाला शेयर जो आपको था आज के दिन 3 साल के बाद वो 1000 रुपए का होने वाला हो चुका है, तब भी आपको 30 रुपए का ही लेने हैं। यस ये फायदा है। और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी 3 साल में ऊपर ही गई होगी, नीचे गई होगी तो फिर क्या फायदा। मैं कहता हूं अगर मार्केट प्राइस 1000 का नहीं सिर्फ 20 रुपए का रह गया है, 120 से भी 20 रुपए का रह गया है, तो फिर आप ये 30 रुपए देकर शेयर खरीदना चाहोगे, कभी नहीं खरीदना चाहोगे। और हमारे किसी भी केस में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि मार्केट प्राइस डाउन हो चुका है। ऑल्दो
हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम किसी भी इंप्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। जो भी बातें हो रही हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से हो रही हैं कि कंपनी अपने पास इन शेयर्स को देने की क्या अकाउंटिंग करने वाली है। तो ये वाला प्राइस मेरे लिए इररेलेवेंट रहेगा फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। मुझे अकाउंटिंग पर्पस से अपने पास उस प्राइस को यूज करना है जिस दिन मैंने अपनी तरफ से ऑफर दिया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जिस दिन ऑफर दिया उस दिन जो मार्केट प्राइस था वो 120 रुपए था, और कंपनी के एम्प्लॉय से मैं 30 रुपए लेने वाला हूं। तो अगर देखा जाए तो मैं अपनी जेब से एक्चुअली कितना पैसा लगाने वाला हूं, 90 रुपीस। और इस 90 रुपीस को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कंपनी को पर ऑप्शन कितना अपनी जेब से लगाना पड़ा उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और यही 90 रुपीस का जो खर्चा है वो इसलिए इनकट किया गया कि एम्प्लॉय 3 साल हमें सर्विस देगा और तब जाकर उसे हम एक शेयर देंगे। तो ये 90 रुपीस का अमाउंट इन 3 सालों में डिवाइड करना ही हमारा काम है, हमारी अकाउंटिंग है कि इन 3 सालों में कैसे कैसे किस किस को कितने कितने शेयर्स दिए गए। सर क्या ये 100 एम्प्लॉइज कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते? बेटा जा सकते हैं, जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर छोड़कर गए तो फिर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 10 एम्प्लॉइज ने यहां छोड़ दिया, यानी कि पहले साल में 10 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, तो पहले साल के एंड तक कितने एम्प्लॉइज रह गए? सिर्फ सर 90। बेटा सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते 20 एम्प्लॉइज ने और छोड़ दिया, कितने बचे? 70। और थर्ड ईयर के एंड तक आते आते 10 ने और छोड़ दिया, कितने बचे? 60। तो क्या जिन एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया क्या मैंने उनको शेयर्स देने? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास एक्चुअली में 60 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने पूरा 3 साल का टर्म पूरा किया है। जो लोग ये 10, 20 और 10 वाले हैं जो छोड़कर चले गए हैं, इनको हम बोलते हैं ये 10, 20, 10 एम्प्लॉइज लेफ्ट द कंपनी, इनको बोला जाता है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। देखो जो 3 साल पूरे करेगा वो वेस्ट हो चुका है, उसका वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उसे बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शन है। और जिन्होंने 3 साल ही पूरे नहीं किए तो उनका वो अनवेस्टेड ऑप्शन है। तो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया है। लैप्स मतलब अब आपको शेयर नहीं मिलेंगे। और यही 90 रुपए हमें डिवाइड करना होगा, यही 90 रुपए हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा इन 3 सालों के अंदर कि इन 3 सालों में कितना कितना खर्चा हमारा एक्चुअली बना है अकाउंटिंग पर्पस से। और मेन चीज ये कि भाई इन मैक्स 12 मंथ्स में कितने लोगों ने आके एक्चुअली शेयर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 60 एम्प्लॉइज का राइट बनता है कि वो आके शेयर्स खरीद लें 30 रुपए देकर, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे, वो नहीं आया लेने के लिए। तो केस 1 यहां पर बनेगा कि भाई 60 एम्प्लॉइज ने शेयर्स लिए, टिक, राइट टिक। केस 2 सिर्फ 40 एम्प्लॉय ही लेने आए, बाकी नहीं आए। और केस 3 मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय नहीं आया। ऐसे ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल की लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक भी एम्प्लॉय नहीं आया तो सब बाकी सबने मना कर दिया। तो जो लोग ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा, एक टर्म बना के दिखा रहा हूं फिर दिखाता हूं आगे। ये है बेटा आपका वेस्टिंग पीरियड, ये है आपका एक्सरसाइज पीरियड। एम्प्लॉयज लेफ्ट, अगर एम्प्लॉयज इस पीरियड में लेफ्ट हुए हैं तो हमने क्या बोला कि भाई आपका अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुआ है। और अगर एम्प्लॉय इस पीरियड में लेफ्ट हुए हैं, मतलब
एक्सरसाइज पीरियड में लेफ्ट हुए हैं या फिर शेयर नहीं लिए हैं? हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. ड्यू टू एनी रीजन, तो ये काउंट किया जाएगा कि भाई आपका ऑप्शन वेस्ट हुआ था लेकिन उसके बाद लैप्स हो गया. वेस्टेड ऑप्शन लैप्स बोला जाएगा. वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड. बताइए, आप मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए. कोई दिक्कत नहीं है तो लिखिए नो डीडीपी. और इसके बाद हम अपने पास इसका क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं इसके तीनों केसेस की बेस पे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं. तो आप मुझे बताइए, क्या यहां तक की बात आप सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है क्वेश्चन की फ्रेमिंग के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ सकते हैं. अगर यहां तक का क्लियर है तो सब बच्चे डन लिखिए, तब हम आगे चलेंगे आपके डन आने के बाद. जल्दी बताइएगा बेटा. हाँ जी सर, नो डीडीपी डन, कोई दिक्कत नहीं. नो डीडीपी ऑल क्लियर, गुड. तो जी एक बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको चैप्टर का समझा दिया, स्टार्टिंग हमने कैसे करनी है. और ऑलमोस्ट हमारे पास क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आएंगे. शुभिका ये लीजिए, स्क्रॉल डाउन में कर देता हूं बेटा. तो ये रहा. इनकेस अगर आपको कुछ छूट भी जाता है तो ये शीट आपको मिलेगी, तो ये शीट से आप आराम से बाद में नोट भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कब से? क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कब से? क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जी 1 अप्रैल 18 से. 1 अप्रैल 18 वो डेट है जब आपने अपना ऑप्शन ग्रांट किया टू एम्प्लॉइज. जिस दिन आप ऑप्शन देते हैं ना, बेसिकली जिस दिन एग्रीमेंट बनता है, उस दिन आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है. ये मैं मानता हूं कि आपको शेयर्स देने हैं, आपकी फ्यूचर लायबिलिटी बनती है, लेकिन फ्यूचर लायबिलिटी को बुक करने के लिए फर्स्ट डे नहीं बनेगा, फर्स्ट ईयर का एंड बनेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर एंड से एंट्री होगी. नेक्स्ट डेट जो हमारे काम की है वो कौन सी है? 31 मार्च 19, जो कि आपका फर्स्ट ईयर एंड है. फर्स्ट ईयर एंड. और फर्स्ट ईयर एंड पे बहुत ध्यान सुनना, और इवन आप सब बच्चे मुझे बताना भी, बेटा ये जो 90 रुपए का है अमाउंट, ये क्या है? ये 90 रुपए का वो अमाउंट है जो कंपनी अपनी जेब से बियर कर रही है फॉर एम्प्लॉइज, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स. अगले 3 साल तक वो कंपनी के लिए काम करने वाले हैं. कंपनी इसलिए 90 रुपए का खर्चा पर शेयर, पर एम्प्लॉय बियर करने को तैयार हुई है. तो इस 90 रुपए को हमने इन 3 साल में डिवाइड करना है खर्चे की तरह. सबसे बेस्ट तरीका होता है जी इक्वल बांट दो सर, 30 इसका 30 इसका 30 इसका, लेकिन नहीं, वो करने में हमें बेसिक फंडामेंटल क्या नाम है, हमारी जो इक्वालिटी है खर्चे डिवाइड करने की, वो नहीं हो पाएगी. क्योंकि आपके एम्प्लॉयज ना 100 के 100 तीनों साल नहीं रहे. अगर आपके 100 एम्प्लॉयज पूरे 3 साल रहते ना, तो मैं आपसे डायरेक्टली बोलता जी 30 30 30 इक्वली डिवाइड कर दो तीनों सालों में. लेकिन आपके एम्प्लॉय जा रहे हैं, 10 पहले चले गए, फिर 20 चले गए, फिर 10 चले गए. तो हम फर्स्ट ईयर के एंड पर अपना खर्चा बुक करते हैं. पहले हम फर्स्ट ईयर के एंड पे अपना खर्चा करते हैं. फर्स्ट ईयर एंड पे एंट्री क्या होती है? फर्स्ट ईयर एंड पे एंट्री होती है, इसके लिए एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. आपको एक्सपेंस बुक करना होगा, ड्यू करना होगा. लेकिन ये पैसा नहीं जाने वाला है, ये शेयर्स की फॉर्म में जाने वाला है. और शेयर्स कब जाएंगे? 3 साल के बाद. तो तब तक के लिए आप एक लायबिलिटी बुक कर लेते हो. एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन
आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जिसको मैं आगे से ये लिखूंगा ईएसओ आउटस्टैंडिंग। तो एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ईएसओ आउटस्टैंडिंग। और इसके अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगी, कैसे की जाएगी, वो देखिएगा। इसके लिए बनेगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले जी, आप ये सारा जो एक्सपेंस बुक कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो। उनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप दे रहे हो और कितना आप अपनी जेब से बियर कर रहे हो, एमपी माइनस ईपी, द होल डिवाइडेड बाय जो भी आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड है, जितने भी साल के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, 3 साल के लिए, और उसके अलावा जो आपका वेस्टिंग पीरियड क्या हो चुका है, लैप्स्ड, जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट से अगर आपने कोई पहले से ओपनिंग ईएसओ आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है बैलेंस, वो निकाल देंगे माइनस, और बचेगा करंट ईयर का एक्सपेंस। ये रहेगा तरीका। इसको मैं अब बेटर वे में यहां दिखाता हूं, ये देखिएगा बेटा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ध्यान से बताना, सोच समझ के। जब ये एंट्री आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड पर, तब तक आपके कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं, 10। क्या मैं उन 10 लोगों के लिए शेयर्स के लिए पैसा जोड़ूंगा? क्या मैं उन 10 लोगों को शेयर्स के पैसे शेयर्स दूंगा? कभी भी नहीं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए पैसा शेयर्स के लिए जोड़ना शुरू करता हूं जो लोग मेरे पास कंपनी में हैं। कितने हैं? 90 हैं। फर्स्ट ईयर के एंड पे 90 इंप्लॉइज हैं, और हर इंप्लॉय को मैं कितने शेयर देने वाला हूं? 1000। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ ऑप्शंस। और इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। एक है नंबर ऑफ ऑप्शन, एक है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो 90 इंटू 1000, 90,000 नंबर ऑफ ऑप्शंस, इनटू मार्केट प्राइस कितना चल रहा था? 120। ये वाला मार्केट प्राइस इररेलेवेंट है, इग्नोर, ऑलवेज इग्नोर, क्योंकि हमें 1000 रुपए का प्राइस आज नहीं पता होगा, हम कैसे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो इसलिए 31 मार्च 19 के दिन आपके पास जो मार्केट प्राइस था वो ही चलेगा जो आपने 1 अप्रैल को फिक्स किया था। शेयर कितने का होने वाला है वो बात की बात है, वो इंप्लॉय का फायदा है। कंपनी अपने पास 120 के हिसाब से ही रोकना शुरू कर देगी। -30 द होल डिवाइडेड बाय 3 years इनटू 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो लीजिए एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए इस चीज की, इसके बेसिस पर आपके पास कितना अमाउंट आएगा वो देख लेते हैं। 90 इंटू 1000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू 1, तो जी करीबन आ गया है 27 लैक्स। 27 लाख रुपया खर्चा मेरा आ रहा है। क्या मेरे पास कोई भी ओपनिंग ईएसओ आउटस्टैंडिंग है? जी नहीं, अभी तक तो पहला साल है, तो पहले साल में हमेशा जीरो होगा। और ये आपके पास आ गया है जी 27 लैक्स, मेरा करंट ईयर एक्सपेंस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। प्लीज मुझे फर्स्ट ईयर के खर्चे निकालने की इस पूरे पैटर्न में कोई दिक्कत लगती है आपको तो मुझे बताइए। और 27 लैक्स को आप यहां पर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और ये रिकॉर्ड करने के बाद आपसे एक एंट्री और करवाई जा सकती है कि भाई ये जो एक्सपेंस हुआ है ये स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाए, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 27 लैक्स, 27 लैक्स। नरेशन वही रहती है, बीइंग एक्सपेंस रिकग्नाइज, बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। बताइए, अगर फर्स्ट ईयर तक का कंप्लीट है, ये वाला पैटर्न कंप्लीट है, तो मैं फिर आगे चलूंगा। आप मुझे सब बच्चे कंफर्म कर रहे हैं? कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी कुछ भी है मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर लें आपके साथ।
हाँ जी, नो डीडीपी डन, गुड। किसी और को और डाउट बेटा? प्लीज रिप्लाई जरूर करें बेटा, लाइव बैच का फायदा तब है जब आप लोग रिप्लाई भी करेंगे। दो बच्चे बोले बाकी बच्चे ना बोलें तो फिर वो अजीब लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेक्शन मेरे साथ जरूर बना रहे। तो फर्स्ट ईयर को लेकर कोई डाउट नहीं किसी को? अब ये फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट होगा तो फर्स्ट ईयर की काउंटिंग एंट्री हो जाएंगी। एग्जाम के अंदर क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो जर्नल का फॉर्मेट बनाया जाएगा, फॉर्मेट बना के काम करना होगा। अच्छे मार्क्स के लिए हर चीज करनी पड़ती है। फिर उसके अंदर आप अपनी एंट्रीज की जगह छोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको एंट्री करनी है। लेकिन एंट्री के लिए आपको वर्किंग नोट पीछे बनाना है। हम जैसे ये मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने, यहां तक तो ऑब्वियस सी बात समझना है हमें। जनरल एंट्री वर्किंग नोट एक साथ बना के दिखा दिया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट बनेगा। जितनी भी एंट्री होनी है वो आपको पता चल जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन के एंड होते होते कि कितनी एंट्री एग्जाम में आती है। और उसके बाद पीछे जगह छोड़कर आपने वहां वर्किंग नोट शुरू किया होगा, यानी कि ये जो पहला किया ये वर्किंग नोट आपको मेन आंसर के पीछे करके दिखाना है। वही बचपन का बेसिक रूल बेटा। इसके बाद शुरू होता है आपका क्या, ईयर टू। ईयर टू की अगर मैं बात करूं, ईयर टू में आप कभी भी जर्नल एंट्री लिखेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि ईयर टू में जो आप ये वर्किंग करते हैं ये वर्किंग नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्यों सर, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा इसलिए हो सकता है, मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएं, तो जितने एम्प्लॉय बचे उनके लिए जो खर्चा होगा वो 27 लाख नहीं 25 लाख होगा। तो इसका मतलब आप तो 27 लाख पहले से जोड़ के बैठे हो। हाँ, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए का खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा। तो ईयर टू में ना एंट्री पहले नहीं लिखनी है। ईयर टू में पहले पीछे जाइए, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 2 से अमाउंट निकालिए, अगर पॉजिटिव आए तो एंट्री यहां करेंगे, नेगेटिव आएगा तो रिवर्स एंट्री की जाएगी। देखना बहुत ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बचे सेकेंड ईयर तक आते आते? 70 बचे। सर हमने तो 90 का जोड़ा था बेटा, वही तो बोला कि 90 70 हो गए एम्प्लॉय। 20 एम्प्लॉय का जो खर्चा आप जोड़ के बैठे थे अब वो खर्चा नहीं रहा खर्चा, उसको रिवर्स करना चाहिए, तो उसको पहले एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो इतना रिवर्स हो जाए, इतना नेगेटिव हो जाए, तो हमें उसकी एंट्री कुछ और करनी पड़ेगी, वो एंट्री सिखाऊंगा मैं आपको। तो जी वर्किंग नोट नंबर 2 में 70 एम्प्लॉइज, 1000 शेयर्स, 120 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो जी ये बन रहा है आपका डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो जी ये आ रहा है 42 लैक्स का। और आपका ओपनिंग ईएसओ आउटस्टैंडिंग क्या अब है? बिल्कुल है सर, 27 लैक्स का। तो जी आपका करंट ईयर एक्सपेंस कितना बन जाता है? 15 लैक्स का। बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। अगर ये 15 लाख पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता तो फिर एंट्री बदल जाती। अभी फिलहाल सेम एंट्री आएगी, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से जी? 15 लाख से। टू ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी कितने से जी? 15 लाख से। और इसी अमाउंट को आपने ट्रांसफर कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन अकाउंट में। 15 लाख 15 लाख, समझे बात को? सिंपल एंट्री। इन केस this amount नोट बना के लिखेंगे, if working note shows negative balance then we should de-recognized our
ESO outstanding liability by passing following journal entry। अगर ऐसा हो जाए कि बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएं तो जो लायबिलिटी हमने बुक कर रखी है उस लायबिलिटी को हमें रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के लिए एंट्री होगी ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू, पता है कहां ट्रांसफर करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व्स में, अगर इन केस नेगेटिव आया। और ये जो एम्प्लॉय के नेगेटिव आया तो ऐसा क्यों हुआ होगा? बीइंग अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए होंगे, पर जिन्होंने अब तक टर्म कंप्लीट नहीं किया छोड़कर चले गए तो वो कौन से ऑप्शन माने जाएंगे? अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड एंड लायबिलिटी रिड्यूस्ड। तो ये एक तरह से नोट की तरह काम करेगा, आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आएगा जी ईयर 3। तो मैंने दोनों एस्पेक्ट बता दिए, पॉजिटिव आएगा तो, नेगेटिव आएगा तो, लेकिन एग्जाम के अंदर एंट्री पहले मत लिखना, क्योंकि एंट्री पहले लिख दी, पता चला आंसर बाद में नेगेटिव आ गया, तो ये एंट्री तो करनी नहीं थी भाई, करनी तो ये वाली एंट्री थी। तो ये बात ध्यान रखनी होगी पूरी की पूरी। ईयर 3 फिर से सेम पैटर्न रहेगा, एंट्री नहीं करनी है जब तक एक्चुअली आंसर पॉजिटिव नेगेटिव ना आ जाए। तो इसके लिए बेटा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वर्किंग नोट नंबर 3। अब कितने एम्प्लॉय रह चुके हैं? अब रह चुके हैं जी 60 एम्प्लॉइज, 60 एम्प्लॉइज 1000 शेयर्स इनटू 120 माइनस 30 the whole divided by 3 into 3, the whole divided by 3 into 3। तो जी 60 इंटू 1000 इंटू 90, तो जी ये बन जाता है 54 लैक्स। और अभी तक आप अपना ESO आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस कितना मेंटेन कर रहे हो? तो जी वो है आपके पास 42 लैक्स का, 27 पहले 15 बाद में, total 42। So it is always the answer to general reserve or any other reserve also should be called general reserve। जनरल रिजर्व हमारी प्रेफरेंस रहेगी, उसका भी रीजन है, ध्यान सुनिए। जब आपने ये लायबिलिटी क्रिएट की थी तो आपने इस अमाउंट को, इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये करंट ईयर प्रॉफिट से रिकॉर्ड होता है। अगर ये करंट ईयर प्रॉफिट से रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो करंट ईयर का प्रॉफिट आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो काम आप पहले नहीं कर पाए उसे आपको अब करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी कैंसिल होती है तो उसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मैं आपको एक पॉइंट और याद दिलाता हूं, जब आप 12th क्लास में थे या फिर जब आपने CA इंटर में ग्रुप 1 में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा होगा, तो वहां पर जब भी आपका DRR खत्म करते थे तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो इसी तरह से ये पैटर्न पे काम करता है। तो जी अभी तक हमारी लायबिलिटी कितनी हो चुकी है? 42 लाख की। तो जी मेरे पास करंट ईयर का एक्सपेंस जो बुक किया जाएगा वो किया जाएगा 12 लाख रुपए। एंड देन यहां पे फिर से एंट्री आ जाएगी एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री की जाएगी? ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दैट विल बी 12 lakhs। एंड देन इधर आ जाइएगा, आप इसको कहां ट्रांसफर करने वाले हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन अकाउंट, 12 lakhs। बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगे तो मुझे बताइएगा। 3 साल के काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने 31 मार्च 21 तक की अकाउंटिंग एंट्रीज कंप्लीट कर दी हैं। अब यहां से आगे कहानी शुरू होगी कि भाई एम्प्लॉयज ने शेयर लिए या नहीं लिए, कितनों ने लिए? 60 पूरे 60 ने ले लिए, 40 ने ले लिए, एक ने भी नहीं लिए, तो हम क्या करने वाले हैं? हम वो देखने वाले हैं। आप मुझे कंफर्म करो यहां तक का पॉइंट समझ में आता है तो मैं आगे की बात करूंगा। यहां से शुरू होगा आपका एक्सरसाइज पीरियड। बोलिए बच्चों। और एक्सरसाइज पीरियड कहां से शुरू हुआ?
वो हुआ जी 31 मार्च 21 के बाद 31 मार्च 22 तक। इस पूरे ड्यूरेशन में एम्प्लॉय आता रहेगा, पैसे देता रहेगा और जाता रहेगा शेयर ले लेके। जाता रहेगा मतलब शेयर सब्सक्राइब कर लेगा। शेयर सब्सक्राइब करने के बाद वो जॉब छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमने उसका जो टर्म था पूरा करा लिया है। और मोस्टली इंप्लॉय तभी जॉब छोड़ते हैं, अगर मैं शेयर्स की बात ना भी करूं तो मोस्टली इंप्लॉय कब छोड़ते हैं, कहते हैं जब बोनस मिल जाएगा उसके बाद छोड़ेंगे, क्यों बोनस खराब करें अपना। तो बोनस के मिलने के बाद बहुत सारे इंप्लॉय जॉब छोड़ते हैं। अप्रेजल मिल जाएगा, अप्रेजल मिलने के बाद जॉब छोड़ देते हैं कि भाई अगली जगह अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर भी शेयर्स मिलने के बाद लोग जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि अब कंडीशन तो खत्म हो चुकी है। तो एक्सरसाइज पीरियड आपका मैक्सिमम 12 महीने का है, 31 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक। और इस पीरियड के बीच में जितने भी इंप्लॉय आए, हमारे पास केस 1 में कितने इंप्लॉयज आए, 60 इंप्लॉयज। तो हमें 60 इंप्लॉयज के लिए एंट्री करनी होगी। केस 1 60 employees, exercise the option. और बेटा 60 इंप्लॉयज के लिए, 60 इंप्लॉयज के लिए क्या होगा, पैसा आएगा। सबसे पहले क्या होगा, पैसा आना है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने इंप्लॉयज का होगा, 60 इंप्लॉयज का होगा, 1000 शेयर्स के लिए होगा। और आपको लाने होंगे 30 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज प्राइस नहीं लाएंगे तो फिर आपका शेयर कंप्लीट कैसे माना जाएगा। तो जी वो 18 लाख रुपए आए। आपने जो लायबिलिटी जोड़ रखी है अभी तक, आज तक लायबिलिटी जोड़ रखी है, ईएसओ आउटस्टैंडिंग, जो क्रेडिट बैलेंस चल रहा था, बार बार क्रेडिट 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 चल रहा था, वो आपका डेबिट हो जाएगा आज। कितने इंप्लॉयज का जी, 60 का, 1000 शेयर्स। और कंपनी ने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए, 90 रुपए। यही 90 रुपए की लायबिलिटी जोड़ रखी थी कंपनी ने, 54 लाख आ गया। चेक कर सकते हो आप, 54 लाख की टोटल लायबिलिटी बनी थी। अगर मैं आपको बताऊं तो बैलेंस शीट वाइज भाई फर्स्ट ईयर के एंड में यहां पर बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगी लेकिन सिर्फ टेम्परेरी दिखा रहा हूं। ईएसओ आउटस्टैंडिंग कितना बुक हुआ था, 27 लाख का। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में हम पहुंचे, सेकेंड ईयर में जो बैलेंस शीट बनी तो उसमें ईएसओ आउटस्टैंडिंग का बैलेंस कितना हो चुका था, 42 लाख। और थर्ड ईयर तक आते आते अब आपकी बैलेंस शीट शो कर रही होगी 54 लाख। अब वो 54 लाख को यूज करने की बारी आ चुकी है, तो आपने पूरा 54 लाख रिवर्स कर दिया है, डेबिट कर दिया है। और 2 क्या दे रहे हो आप इसके बदले में, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो। 60 इंप्लॉइज, 1000 शेयर्स, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 6 लाख रुपए। और ये एक्स्ट्रा कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 60 इंटू 1000 इंटू, बेटा 120 रुपए का मार्केट प्राइस था, 110 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 66 लाख। चेक कर सकते हैं, 72 मैच कर रहा है, एंट्री कंप्लीट हो गई है केस 1 की। बताइए कुछ भी दिक्कत, कोई भी डाउट परेशानी अगर आपको लगती है तो मुझे बता दीजिए। केस 2 पे लेके आऊंगा। इस बार कितने एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया, 40 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज दी ऑप्शन। तो ये जो एंट्री आपने ऊपर 60 की है, अब ये 40 के हिसाब से करनी है, बस इतना ही फर्क आने वाला है। तो जी आपका बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, सर 40 एम्प्लॉयज, 1000 इंटू 30। सर जो 20 का क्या होगा, बेटा बता रहा हूं वेट करो, 20 का ही बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। 12 लाख ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, 40 इंटू 1000 इंटू कितने से, 90 से, 36 लाख। टोटल जोड़ा कितना था, 54 लाख का, लेकिन 40 एम्प्लॉयज ने शेयर लिए, इसका मतलब 36 लाख ही यूज हो पाया। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 इंटू 1000 इंटू 10, 4 लाख। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 40 इंटू 1000 इंटू 110, कितना, 44 लाख।
सर 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 20 बचे हैं, इनका बताओ ना क्या हुआ। बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये जो 40 एम्प्लॉयज है सारे इकट्ठे नहीं आए होंगे, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। 40 अब तक हो चुके हैं। हम वेट कर रहे हैं कि भाई 20 एम्प्लॉय और आए, हम भी उनको शेयर दें, वो 30 रुपए लाएंगे, पैसा आएगा, हमारी लायबिलिटी खत्म होगी, हम शेयर इशू कर देंगे। लेकिन 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 वेट करते करते डेट आ गई कौन सी, लास्ट 31 मार्च 2022, और वो लोग नहीं आए, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। मतलब कि 20 लोगों ने अपना वेस्टेड ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। जब उन्होंने 20 लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया, तो मैंने जो उन 20 लोगों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था वो मैं फिर से कैंसिल कर कर कहां ट्रांसफर करा दूंगा, जनरल रिजर्व्स में। कहां ट्रांसफर करा दूंगा, जनरल रिजर्व्स में। कितना, 20 एम्प्लॉयज का 1000 शेयर्स के ऊपर 90 रुपए, वही 18 लाख रुपए। आप चेक कर सकते हैं, 36 ये 18 ये, टोटल कितना, 54 लैक्स। 54 लैक्स का इंपैक्ट देख सकते हैं आप, 36 और 18 54। 36 यूज हो गया एम्प्लॉयज को देने में, और 18 यूज नहीं हो पाया क्योंकि आपके क्या हुए हैं, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं। वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं। एक वेस्टिंग पीरियड में ही छोड़ चले गए थे तो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए थे, लेकिन ये वाले आपके वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं। एंट्री दोनों के लिए सेम ही हो रही है, लेकिन फर्क क्या है, टाइम का फर्क है। वो ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड गए थे, ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड या फिर एक्सरसाइज पीरियड के एंड होने के बाद गए हैं। और बेटा हमारा लास्ट केस, केस 3, बेटा किसी भी इंप्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किया, 0 एम्प्लॉयज। जब किसी भी इंप्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किया तो इसका मतलब ना कोई पैसा आया होगा, ना ही कोई शेयर इश्यू किए गए होंगे, कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो सर फिर तो सारा ही कैंसिल कर दोगे क्या? हाँ, ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, कितने का, पूरे 60 एम्प्लॉयज का, 1000 शेयर्स का और 90 रुपए का। कितना जी, 54 लैक्स। क्या कहेंगे इसको हम, बीइंग, फिर से वही बेटा, वेस्टेड ऑप्शन क्या हो गए हैं, लैप्स हो गए हैं। बताइए, आप सब बच्चे मुझे कंफर्म कर रहे हैं, क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने होंगे मेरे साथ में। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको काफी हद तक मैं करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, आपको कराऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें उतना अपना, देखो मेरा टारगेट ना, चाहे फास्ट ट्रैक हो चाहे रेगुलर बैच हो, मेरी तरफ से है जो बच्चा मुझसे पढ़े वो कम से कम 70 से कम मार्क्स स्कोर ना करे। क्योंकि अकाउंट्स हो चाहे एडवांस अकाउंट्स हो, हमारा 70 मार्क्स का पेपर बहुत ऐसा होता है जो हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस बच्चे की गलतियां क्या होती है, एक तो स्पीड स्लो होती है, और दूसरा उसको ये पता नहीं होता कि उसको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। वो जाके शुरू कर देता है 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है। हमेशा ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आए 5 मार्क्स 10 मार्क्स में, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे आप सब बच्चे एक बार, इसमें से कुछ भी अगर आपको लगे कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आदर्श ने बोल दिया सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड आदर्श। किसी और को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे बताइए, वरना मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस को रखना चाहूंगा ताकि जिससे आपको समझ में आए कि हाँ इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये तो पूरा का पूरा मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में जब वर्डिंग लैंग्वेज पढ़ने को मिलती है ना तो कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कि क्या करें यार, कैसे होगा, तो उसके बेसिस पे दिक्कत आती है। तो मैं अभी आपके सामने एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, आप सब बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे, बाकी सब भी, कि सर हाँ यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपकी बुक का कंटेंट, और एक चीज से लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं, आपकी बुक के अंदर जुलाई तक भी जो क्वेश्चन आए थे वो सब इनकॉर्पोरेटेड हैं, जुलाई तक के भी।
मैंने बोला आपको, मैंने आपको रेगुलर बैच की बुक दी है आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जहां लगे कि कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके इसके आंसर वगैरह ले सकते हैं। तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व रखे हैं, कुछ अनसॉल्व रखे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल के रखे हैं जो स्टडी मटेरियल ने नए क्वेश्चन ऐड किए हैं, ये स्टडी मटेरियल का नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये अभी हमें करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी। फिलहाल के लिए अगर बुक आपके पास आ चुकी है तो पेज नंबर 7 है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक बार आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा देखेंगे आप पहले? क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए बेटा एक बार। अगर क्लियर सर, क्लियर क्लियर, डन, गुड, चलिए जी। तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन 1 पढ़ के आप मुझे बताएंगे एक्सरसाइज वेस्टिंग पीरियड कितना है, एक्सरसाइज पीरियड कितना है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है। जल्दी से बताएंगे आप सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाँ जी बच्चों, मिला आंसर? आंसर मतलब कि बेसिकली क्या आप सबको पता चला कि कितना एक्सरसाइज पीरियड, कितना आपका क्या कहते हैं वेस्टिंग पीरियड, क्या एक्सरसाइज प्राइस? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड से बताओ। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने था और यस बिल्कुल ठीक, 3 साल, बिल्कुल बढ़िया। एक्सरसाइज पीरियड 3 साल का है, बिल्कुल सही बात है। वेस्टिंग पीरियड मेन है, वेस्टिंग पीरियड कितना है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ये बहुत जरूरी है जानना। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक्स लिमिटेड ने ऑफर किए हैं 15,000 ईसॉप टू इट्स एम्प्लॉयज, यानी कि इसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं बताए, डायरेक्टली बोल दिया जी इतने एम्प्लॉयज, इतने शेयर, सब कुछ मल्टीप्लाई करके 15,000 ईसॉप से। शुभिका बोल रही सर 6,000 ऑप्शन लेफ्ट एज 31 मार्च 2003। देखते हैं बेटा, पूरा आ जाओ एक बार, देखते जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2001 को 15,000 ईसॉप को दिया गया ऑफर एम्प्लॉयज को, एक्सरसाइजेबल ऑन 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004, यानी कि 31 मार्च 2004 जो लास्ट डेट है उस दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि इन्होंने कोई 12 महीने का टाइम नहीं दिया। 1 जनवरी 2002 को 1000 ऑप्शन विड्रॉ कर लिए एम्प्लॉय एक्स ने।
31 मार्च 2003 तक 8000 ऑप्शन वर कैंसिल्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस वर अवेल्ड बाय एम्प्लॉय ऑन ड्यू डेट। मार्केट प्राइस जिस दिन ऑप्शन दिया था उस दिन था 40 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और मार्केट प्राइस जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन 80 रुपए है। जर्नलाइज एंट्रीज 15 में से 1000 एक्स ने विड्रॉ कर लिए, 8000 छोड़कर चले गए, 9000 चले गए, बचे कितने 6000। लेकिन क्या आप 6000 की एंट्री करोगे स्टार्टिंग से? नहीं, आप एंट्री करोगे जितने आपके उस ईयर एंड पे अवेलेबल होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? मैं आपको दिखाता हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने पूरा का पूरा अब एक डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि हम फास्ट ट्रैक के अंदर हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको आपके सामने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आपको उससे करते हुए अगर कोई दिक्कत आए तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा 15,000 देखो, 1 अप्रैल 2001, 31 मार्च 2004, और इस बीच में 1000 ने छोड़ा कब? 1 जनवरी को। टोटल 15,000 थे, फेस वैल्यू 10, मार्केट प्राइस 40, एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन ने दिया ही नहीं है, यानी कि 0। तो वैल्यू ऑप्शन कितनी हो गई? 40 रुपए। और 1000 ऑप्शन विड्रॉ कर लिए एक्स ने, तो पहले साल के एंड तक आपके पास कितने बचे? 14,000 बचे, 14,000। फिर उसके बाद 8 और चले गए अगले साल के एंड तक, बचे कितने? 6,000। और एक्सरसाइज वेस्टिंग पीरियड एंड होने पर सेम डे एक्सरसाइज हो रहा है, मार्केट प्राइस 80 का है लेकिन इररिलेवेंट होता है। 6,000 ऑप्शंस ने एक्सरसाइज कर लिया। पॉइंट समझ में आया? अब पहले साल के एंड की अगर बात करूं तो उस वक्त पर 14,000 ऑप्शंस के लिए लायबिलिटी बुक की जाएगी। लेकिन 14,000 से फिर सीधा 6,000 पर आ गए, तो एकदम से डाउन हुआ है। तो दूसरे साल की वर्किंग करने से, एंट्री करने से पहले वर्किंग कर लेना। और फिर थर्ड ईयर में कितना है जी? 6,000। ये लीजिए, देखो स्पेस छोड़ा जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज करनी है लेकिन वर्किंग यहां नहीं दिखानी। वर्किंग देखो, कोई वर्किंग नहीं कर रखी है। वर्किंग के लिए कहां गया? पीछे 31 मार्च 2002, पहले साल के एंड तक आपके पास सिर्फ कितने बचे थे? 14,000 ऑप्शन बचे थे। 40 रुपए का मार्केट प्राइस, 0 रुपीज का एक्सरसाइज प्राइस, 3 साल का टोटल वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड लैप्स कितना? 1 साल। तो आपका एक्सपेंस बना 1,86,667। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 0, यह आ गया 186,667। और इसका अब यहां पर आप बुक कर सकते हैं पहले साल के एंड में। ये रहा 186,667, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है, जितना बेटर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। पहला साल खत्म हो गया है, सेकेंड ईयर पे आ गए। सेकेंड ईयर तक आते आते अब आपके सिर्फ कितने एम्प्लॉय बचे हैं बेटा? सिर्फ 6,000 ऑप्शंस बचे हुए हैं। सेकेंड ईयर के एंड में भी कितने बचे हुए हैं? 6,000 बचे हुए हैं। तो जो लायबिलिटी है वो 6,000 के हिसाब से बुक होगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। 6,000 इंटू 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, टोटल बना है 1,60,000। आप ऑलरेडी कितना ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बुक कर चुके हो? 1,86,667। तो आपका करंट ईयर एक्सपेंस 26,667 रुपए, 67 रुपीज नेगेटिव आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है, कैन वी अज्यूम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 0, एक्सरसाइज प्राइस इज 40। बेटा शुभिका, फिर आपको फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन को 0, या फिर आप कहते हो जी सर 40 का शेयर मार्केट प्राइस था, आप 40 में ही ले रहे हो, तो फिर बेटा आप कंपनी के लिए 3 साल काम क्यों कर रहे हो वेस्टिंग पीरियड में? तो आप वो अजम्पशन नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस गिवन नहीं था तो हमने 0 मानना है। सेम एज मार्केट प्राइस मान लोगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है इस केस में। आप ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना। मैं तो आपको फ्री में या फिर सस्ते प्राइसेस पे दूंगा, तभी आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। जी, तो मैं सेकंड पॉइंट की दोबारा से बात कर रहा था। 6,000 इंटू 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 1,60,000। ऐसा इसलिए हुआ, नेगेटिव में गया, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज ने एकदम से छोड़ दिया। मैंने 14,000 की लायबिलिटी बुक की थी, अब वो सिर्फ 6,000 के लिए बुक करनी है, तो मेरे पास जो बचा वो 2,667, एक नेगेटिव बचा। और नेगेटिव जब आएगा, मैंने आपसे कहा था आपको उसे ट्रांसफर करना होगा कहां पर? जनरल रिजर्व्स में। ये देख लीजिए, ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स।
2,667, 2,667। एंट्री तब तक नहीं करनी जब तक आंसर पॉजिटिव में ना आ जाए, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर 2,667 जो है आपका नेगेटिव में आया है। उसके बाद थर्ड ईयर तक बेटा फिर से वही 6,000 ही है, फिर से लायबिलिटी बुक करेंगे। इस बार कोई छोड़ के नहीं गया तो इस बार नेगेटिव नहीं आने वाला, बट फिर भी वर्किंग पूरी प्रॉपर से करनी है। ये लीजिए 6,000 इंटू 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, 2,40,000 माइनस ओपनिंग कितना बुक कर रखा था 1,60,000, तो करंट ईयर एक्सपेंस कितना बुक करेंगे 80,000 रुपए, और वो 80,000 रुपए यहां पर आपने एक्सपेंस के नाम से बुक कर लिए, और ये खर्चा आपने 80,000 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर भी कर दिया। और इन्हीं 6,000 वालों ने ऑप्शन एक्सरसाइज भी किया था। ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किया था तो बेटा पैसा नहीं आया, क्यों? क्योंकि कोई प्राइस था ही नहीं। आपकी ईएसओ आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी 6,000 इंटू 40 से कैंसिल की गई, 2,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया 6,000 इंटू 10, 60,000, और 6,000 इंटू 30 रुपए, 1,80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। ये है आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हमारी बुक में कवर्ड है। आपको कोई डाउट है इस चीज से तो बताइए। अगर ये डाउट नहीं है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, जो कि अब 3 साल का नहीं, थोड़ा से कम टाइम का होगा। वो कम टाइम कैसा होगा, कितना होगा, वो दिखाना है आपको। जल्दी से मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा कोई डाउट अगर है इसके अंदर, क्योंकि ये शीट आपके पास आ जाएगी तो क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सेम बातें बतानी है आपने, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, ये वाली बातें। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज सब बच्चे आंसर करेंगे बेटा। हाँ जी बच्चों बताओ, प्राइस मिल गया आप सबको? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। वेस्टिंग रेट 2.5 साल है, साफ साफ लिखा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 40 रुपए का मार्केट प्राइस, सॉरी 40 रुपए का एक्साइज प्राइस, जबकि मार्केट प्राइस कितना था उस वक्त पे 160 रुपए, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कंपनी ने ऑप्शन ग्रांट किए हैं कितने, 500 at ₹40 when the market price is ₹160 and the vesting period is 2.5 year. The maximum exercise period is 1 year. 2.5 साल का आपका क्या है, वेस्टिंग पीरियड है, और 1 साल का आपका एक्सरसाइज पीरियड है। बिल्कुल ठीक आदर्श, 120 रुपए का वैल्यू ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है।
150 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए हैं 1 मई 2001 को, और 300 ने एक्सरसाइज किया है 30 जून 2002 को, एंड 50 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। 50 ऑप्शन क्या कहते हैं, लैप्स हुए हैं आफ्टर एक्सरसाइज पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं आपको ना फिर से एक बार टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन पूरा सॉल्व है हमारे पास, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए देखियो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास पूरा सॉल्व है तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि 2.5 साल वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस है, एंट्री वगैरह हम कर लेंगे रफ बेसिस पे। तो जो ये क्वेश्चन है ये हुआ है 1 अप्रैल 99 से शुरू। तो जी 1 अप्रैल 99, पहला साल होगा 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, लेकिन बीच में एक डेट आएगी 30 सितंबर 2001, ये है आपका यहां तक वेस्टिंग पीरियड, और इसके बाद यहां से यहां तक है ये 30 सितंबर 02, ये है आपका एक्सरसाइज पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। कितने ऑप्शन दिए गए थे जी, 500 को दिए गए थे, मार्केट प्राइस 160, एक्सरसाइज प्राइस 40, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 120 रुपए। $150 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स मतलब उन्होंने काम टाइम कंप्लीट नहीं किया है 1 मई 2001 को, यानी कि यहां कहीं पर 1 मई 2001 को 150 लैप्स हो गए, कितने बचे 350। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में कितने थे 500, सेकेंड ईयर के एंड में भी कितने थे 500, फिर 150 ने छोड़ दिया, बचे कितने 350, और 300 ने एक्सरसाइज किया 30 जून 2002 को। तो बेटा इसका मतलब यहां पर भी कितने थे 350, 30 जून को यहां कहीं पर 300 ने एक्सरसाइज किया, और बाकी बचे 50 का यहां पर लैप्स हो गया। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर की, देखो मैं अब यहां पर आपको दिखा रहा हूं एंड सीधा वर्किंग करके, क्वेश्चन सॉल्व है पूरा का पूरा, वहां से कर सकते हैं, लेकिन एक बार सिर्फ मुझे समझाना क्या है, मुझे वो बता दूं मैं कि 2.5 साल वाले केस में क्या होता है। फर्स्ट ईयर एंड जो है 31 मार्च 2000, उसके हिसाब से अगर मैं बुकिंग करूंगा, बेटा देखो पहले साल की एंट्री आप कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से एंट्री पहले नहीं करनी, पहले वर्किंग करनी होगी। मैं यहां पे अभी आपको वर्किंग दिखा रहा हूं पहले साल की। 500 के लिए 160 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1, ये मेरे फर्स्ट ईयर की वर्किंग है। 500 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5, ये बनती है जी मेरी 24,000 रुपए। एंट्री हो जाएगी, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईएसओ आउटस्टैंडिंग 24,000, 24,000, फिर इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दीजिएगा। फिर सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर एंड तक भी किसी ने नहीं छोड़ा है, वही 500, वही 160 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2, तो 500 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2 कितना जी 48 बनता है। 48 में से ओपनिंग वाला माइनस करिए 24, तो जी कितना बना 24,000। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईएसओ आउटस्टैंडिंग कितना 24 सेकेंड ईयर का भी आ गया। और अगर आप सेकेंड ईयर की बात, सेकेंड ईयर की डेट कौन सी 31 मार्च 2001,
और इसके बाद 31 मार्च 2002 का वेट नहीं करना है, इसी दिन काम करना पड़ेगा जिस दिन आपका वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है। और आपका वेस्टिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? वो हो रहा है 30 सितंबर 01 को। और उस दिन तक आपके पास सिर्फ 350 ही इंप्लॉय बचे थे, ऑप्शन बचे थे, क्योंकि बाकी सबने तो विड्रॉ कर लिया था पहले ही। तो 160 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5, तो जी ये बन गया आपका 350 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2.5, बात एक ही रहेगी। ये आ रहा है जी 42। और हम ऑलरेडी ओपनिंग कितना बुक कर चुके हैं? 48। तो ये लीजिए 6000 का नेगेटिव आ गया, 6000 का नेगेटिव आ गया। अब इसकी एंट्री इसी दिन खत्म करिए करके क्या करेंगे? ईएसओ आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व 66। आपने 24 करके 48 बुक किया था, 6 कैंसिल हो गया, 42 बच गया। और अब 30 जून 2002 आएगी। मान लीजिए अगर 30 सितंबर वाली भी पॉजिटिव आता तो आप उस दिन एक्सपेंस बुक करते, लेकिन ट्रांसफर जो करते हैं वो लास्ट डेट पे करते हैं, 31 मार्च के दिन। फिलहाल 30 जून पे आ चुके हैं। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, ये होगा जी 300 ऑप्शंस का। कितने रुपए लेकर आया जी? 40, 12,000। ईएसओ आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 300 के लिए इंटू 120 यानी कि 36,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 3,000। टू उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम 300 इंटू 150 यानी कि 45,000। यस शुभिका वही है, वो 6000 यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। एंड देन ये वाला भी हो गया। तो अब बेटा इसके बाद 30 सितंबर 2002 को एक एंट्री और की जाएगी, ईएसओ आउटस्टैंडिंग डेबिट टू किस चीज की? जनरल रिजर्व्स की, जिन्होंने अपना ऑप्शन को, वेस्टेड ऑप्शन को लैप्स कर दिया, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है तो वो भी लैप्स हो जाएंगे। कितने थे बेटा? 50 थे इंटू 120 यानी कि 6000। लीजिए ये वाला पॉइंट भी मैंने कर दिया। ऑल्दो इसका पूरा सॉल्यूशन विद वर्किंग सब कुछ गिवन है यहां पर, ये रहा पूरा गिवन है विद प्रॉपर फॉर्मेट, वर्किंग नोट, सब कुछ बना हुआ है, ये यहां पर है। बट मैंने आपको पूरा का पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में करा दिया ताकि आपको 2.5 साल वाले क्वेश्चन की कहानी समझ में आ जाए। आपके एग्जाम के, आपके स्टडी मटेरियल में ना एक क्वेश्चन है 4.5 साल वाला, वो भी हमने सॉल्व करा रखा है। तो 4.5 साल वाला अब आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आ सकता है डिट्टो कॉपी होके, तो वो भी ट्राई करना होगा आप लोगों को। आप मुझे बताएंगे यहां तक पहले कि आपको इस चीज से कोई डाउट है। अगर कोई डाउट नहीं है तो डन लिखिए सब बच्चे। मैं आपको 4.5 साल वाला क्वेश्चन दिखाता हूं इसके बाद, और फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी डन, नमिता ने डन लिखा। बाकी बच्चे बोलो भाई, कोई डाउट दिक्कत हो जाता है ना?
ये वाला पॉइंट अगर आपका कंप्लीट होता है तो इसके बाद मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि एक्चुअली में 4.5 साल का आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए एक तरह से आज होमवर्क का काम करेगा। और आप सब उस क्वेश्चन को देख सकते हैं मेरे साथ। ये रहा बेटा, पूरा पढ़ना है क्वेश्चन आप सबने एक बार। छोटा सा क्वेश्चन है और मैं उसका टाइमलाइन आपके डिस्कस करूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 को एक बारी जल्दी से पढ़िए। अब बताइए एक्सरसाइज प्राइस, वेस्टिंग पीरियड वगैरह वगैरह क्या है और क्वेश्चन कहां से शुरू होगा। हाँ जी बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अब तक पूरा का पूरा। P Limited granted option 8,000 equity shares of nominal value of ₹10 each on 1st October 2010 at ₹80 when the market price was 170। तो बेटा वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिल्कुल सही आदर्श, 90 आपने निकाला है। 170 माइनस 80 कितना हुआ, 90। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर्स, 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 4,000 unvested option lapsed on 1st December 2012 and 3,000 option were exercised on 30th September 2015 and 1,000 vested option lapsed at the end of the exercise period। बेटा टोटल 8 थे, 4 पहले छोड़ के चले गए, 3 ने शेयर्स ले लिए, बचा 1,000, वो आपका बाद में लैप्स हो गया। बस पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटरली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस 4.5 साल का, इसलिए लेंदी है। देख लीजिए, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखना एक बारी। क्वेश्चन का जो पहला साल है वो 1 अप्रैल 2010 वाले ईयर का है, 10 से 11 का। क्वेश्चन शुरू हुआ है 1 अक्टूबर से, 31 मार्च 11 पहला साल एंड हो जाएगा। तो पहले साल में सिर्फ 0.5 ईयर ही आ रहा है, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, ऐसे करके 4.5 साल पूरे करने हैं। और वो 4.5 साल पूरे हो रहे हैं 31 मार्च 15 तक। यहां पर ईसॉप थे 8,000 के, फेस वैल्यू थी 10, मार्केट प्राइस 170, ईपी 80 और वैल्यू ऑफ ऑप्शन 90। तो जब पहला 6 महीने एंड हुआ, ईयर एंड पर 6 महीने एंड जो भी आप बोल सकते हैं, वो 8,000 था। 31 मार्च 12 तक भी 8,000 थे, लेकिन 1/12/12 को 4,000 एक्सरसाइज जो ऑप्शन थे वो लैप्स हो चुके हैं। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स कितने बचे, 4। फिर अगले 31 मार्च 13 तक 4,000 चले, फिर 4,000 चले और 31 मार्च 15 को भी 4,000 थे। फिर 30 सितंबर, देखो एक्सरसाइज पीरियड कितना, 12 महीने। 30 सितंबर तक बेटा 3,000 ने एक्सरसाइज कर लिया और 31 मार्च 16 को 1,000 के ऑप्शंस का वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया। तो अगर देखा जाए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। सिंपल एंट्री करनी है, पहले करनी है 6 महीने की, पहले करनी है 6 महीने की, डिवाइड बाय 4.5 इंटू 0.5। ये देखिएगा, वर्किंग आपके सामने यहां दिखाता हूं। 4.5 1.5, 8,000 170 माइनस 80 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 0.5
80,000। अगली बारी में 0.5 की जगह क्या आ जाएगा 1.5, फिर क्या आ जाएगा 2.5, फिर क्या आ जाएगा 3.5, फिर क्या आ जाएगा 4.5। तो पूरी वर्किंग कर रखी है, क्वेश्चन की एंट्रीज भी हैं, वर्किंग भी है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से अब आपके लिए क्या रहेगा, एक होमवर्क क्वेश्चन की तरह रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिया है, क्वेश्चन 1 आपको होमवर्क में करना होगा। तो क्वेश्चन 1 to 18 आप अपने पास होमवर्क में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क हो गया, 3 आपने नहीं करना है, 4 आप कर सकते हैं, 5 नहीं करना है, 6 नहीं करना है, 7 नहीं करना है, 8 कर सकते हैं, 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, 11 नहीं करना है, 12 नहीं करना है, अभी 13 नहीं करना है, 14 भी नहीं करना है, 15 भी नहीं करना है, 16 भी नहीं करना है, 17 भी नहीं करना है, 18 करना है और 19 कर सकते हैं। तो बस यही 4-5 क्वेश्चन हैं आपके पास जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें एक और इसॉप की क्लास लगानी होगी। इसॉप की उस क्लास के अंदर जो कुछ और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। यहां तक आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे बता दीजिए, वरना अपनी नेक्स्ट क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक व्यू आपने लाइव इस वक्त पर पहला देख लिया है, दूसरा व्यू ये जैसे ही क्लास अपलोड हो जाएगी, ये थोड़ी देर बाद ही हम अपलोडिंग पे लगा देंगे, ये दोपहर तक शाम तक अपलोड हो जाती है। तो इन केस कभी आप लाइव व्यू छोड़ देते हैं तो वो लाइव व्यू आपका मिस माना जाएगा और एक व्यू जो आपका है एक और एक्स्ट्रा आपके पास वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे। जो बच्चे इसको गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं, बेटा आपको व्यू जितने मिले हैं उसी हिसाब से आपने अगर 1.5 व्यू लिया है, 2 व्यू लिया है, 2.5 3 व्यू जो भी लिया है वो उस हिसाब से रहेगा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो मुझे बताइए। अगर यहां तक का क्लियर है, कंप्लीट है, तो सब बच्चे डन लिखिए। कोई डाउट दिक्कत है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे और आपके साथ नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक या क्लियर है? होमवर्क जो मैंने आपको मार्क कराए वो आपको कंप्लीट करने होंगे और ये जो शीट मैंने आपको आज दिखाई है ये शीट आपके ग्रुप में आ जाएगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद, आप मुझे नंबर फिर से एक बार नोट कर लीजिए। इस नंबर पर प्लीज लिखना क्या क्या, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, आपका अटेम्प्ट कब ड्यू है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट है या रीअपेयरिंग है ये बताना होगा। और साथ साथ आप मेरे अलावा रितु मैम जिससे भी आपकी कोऑर्डिनेटर से बात हुई होगी आप उनको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना आप इसी नंबर पे कर दीजिए, डायरेक्टली हो जाएगा, वरना वो रूट के थ्रू पहुंचेगा आपके पास। इस चैप्टर का पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, साथ साथ क्योंकि आपको होमवर्क भी करना है, बुक अभी आपकी नहीं पहुंची होगी तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो मेरी क्लासेस की पीडीएफ और साथ साथ ये बुक की पीडीएफ आपके पास ग्रुप बनते ही आपके पास पहुंच जाएगी। यस शुभिका, यस बिल्कुल, बुक मैं वही बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपके ग्रुप में आने वाली है। बस जैसे ही मैं आपके लिए ग्रुप वगैरह भी क्रिएट कर देता हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, तो फिर फिलहाल के लिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अपने प्लीज कोर्स को रेगुलर बेसिस पे रखिएगा। इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, हमारी मेहनत कम होगी, आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस बहुत करने होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से कराएंगे लेकिन आपका बहुत पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, बाय बाय।